मैं सारी परेशानियों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उस खूबसूरती के बारे में सोचता हूं जो अब भी बाकी है। ये एक असाधारण युवा लड़की के शब्द हैं, जिनके विचारों ने मानव इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में रोशनी प्रदान की है। ये एन फ्रैंक के शब्द हैं, जिन्हें आमतौर पर एन के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन इतिहास में प्रतिष्ठित बन गया, क्योंकि उन्होंने 1940 के दशक में नाजियों के अत्याचार और अपने परिवार को बचाने के विफल प्रयासों को दर्ज किया, जब नाजियों ने यूरोप पर कब्जा कर लिया था। ये एक युवा आशा की कहानी है, रोजमर्रा के किशोर जीवन के सामान्य संघर्षों की, जो डर और अत्याचार की असामान्य पृष्ठभूमि के खिलाफ लड़ी गई थी। ये कहानी है उन असाधारण घटनाओं से शारीरिक और मानसिक रूप से बचने की। ये एनी फ्रैंक की दुखद कहानी है। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। एनी फ्रैंक के जीवन की कहानी की शुरुआत हॉलैंड से नहीं, जहां उनका नाम सबसे ज्यादा जुड़ा है, बल्कि वास्तव में फ्रैंकफर्ट से होती है, क्योंकि अक्सर आम जनता यह भूल जाती है कि वह वास्तव में जन्म से जर्मन थीं। उनका जन्म 12 जून 1929 को माइनगांव रेड क्रॉस क्लिनिक में हुआ था। वह एडिथ और ओटो हाइनरिक फ्रैंक की दूसरी बेटी थीं। उनकी बड़ी बहन मार्गोट का जन्म 3 साल पहले हुआ था। अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में छोटी एन को अपने आसपास की दुनिया के बाहर यहूदियों के खिलाफ होने वाले भेदभाव के बारे में बहुत कम पता रहा होगा। फ्रैंक परिवार एक उदार यहूदी था, जो अपने धर्म के सभी कड़े पहलुओं का पालन नहीं करता था। वे शहर के एक अपेक्षाकृत बहुसांस्कृतिक इलाके में रहते थे, जहां यहूदी और गैर यहूदी दोनों साथ साथ रहते और काम करते थे। वो इतनी बड़ी थी कि जान सके कि 1933 में जब वो 4 साल की थी, उसके परिवार के लिए चीजें बदलने लगी थीं, भले ही वो कारण न समझ पाती। वो साल था जब एडोल्फ हिटलर और उसके नाजी गुंडे जर्मनी में सत्ता में आए और वाइमर गणराज्य को तीसरे राइख में बदलना शुरू किया, अपनी शुद्धता के दावों और मानकों पर खड़े न उतरने वालों से नफरत के साथ। एन के लिए सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब थोड़े समय बाद वो अपनी मां और बहन के साथ जर्मनी के सुदूर पश्चिम में आचेन चली गईं, जहां वो अपनी दादी के साथ रही, जबकि उसके पिता परिवार के कामकाज संभालने के लिए फ्रैंकफर्ट में ही रहे। काम और मुश्किल हुआ जब नाजियों ने यहूदियों पर सख्ती बढ़ाई। जल्द ही फ्रैंक परिवार की जमीन पहचान में नहीं रही और वहां के लोग उनके जैसे लोगों से खुली दुश्मनी कर रहे थे। एम्स्टर्डम में व्यापार प्रस्ताव मिलने पर ओटो फ्रैंक ने तुरंत स्वीकार किया। आगे बढ़ने पर वे शहर में बस रहे जर्मन यहूदी शरणार्थियों के समुदाय में शामिल हो गए। आखिरकार उन्होंने अपने परिवार के लिए रिवियरेनबर्ट के मर्डा स्क्वायर में घर ढूंढ लिया। एडिथ और ओटो ने अपनी उदार सोच के चलते बच्चों को डच सरकारी स्कूलों में भेजा। एन 6th मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ने लगीं। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में बच्चों की प्राकृतिक रुचियों और गतिविधियों को शामिल किया जाता है। उन्हें औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता। मॉन्टेसरी कक्षा में व्यावहारिक शिक्षा और जीवन कौशलों के विकास पर जोर दिया जाता है, जिससे बच्चों में आत्मनिर्भरता आती है। इसमें ग्रेड और परीक्षाओं से प्रगति मापने को हतोत्साहित किया जाता है। जर्मनी में यह शिक्षा धीरे धीरे सीमित हो रही थी, क्योंकि नाजी विचारधारा आज्ञाकारिता और ब्रेन वॉशिंग चाहती थी, जिसमें स्वतंत्र सोच की जगह नहीं थी। ये एन के लिए आदर्श शैक्षिक वातावरण था, जिसमें उसने उत्साही छात्रा बनकर खुद को साबित किया। ओटो के अनुसार उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति कई बार परेशानी भी पैदा करती थी। जैसा कि वह याद करते हैं, उद्धरण, वह लगातार सवाल पूछती रहती थी, न सिर्फ तब जब हम अकेले होते थे, बल्कि तब भी जब और लोग मौजूद होते थे। अगर हमारे पास मेहमान आते थे, तो उससे छुटकारा पाना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि उसे हर चीज और हर इंसान में दिलचस्पी थी। उद्धरण समाप्त। शुरुआत में डच भाषा से संघर्ष के बाद एन और मार्गोट जल्द ही सहपाठियों के साथ
धारा प्रवाह बोलने लगीं। एक छात्रा के तौर पर शिक्षकों ने देखा कि वह गणित और विज्ञान में संघर्ष करती थी, लेकिन कला और संगीत जैसे रचनात्मक विषयों को अपनाया। हालांकि इनमें भी वह उत्कृष्ट नहीं थी। वो इतिहास में रुचि रखती थी और जानना चाहती थी कि इतिहास ने उसकी आधुनिक दुनिया को कैसे बनाया। इस मामले में स्टाफ और बच्चों के माता-पिता ने जर्मनी की घटनाओं पर चर्चा न करने पर सहमति दी, क्योंकि वहां कई जर्मन यहूदी छात्र थे और उनके आहत होने की आशंका थी। 31 जनवरी 1938 को डच शाही परिवार ने राजकुमारी बीट्रिक्स के आगमन का स्वागत किया और डच परंपरा के अनुसार एन और उनके सहपाठियों को सौंफ के मीठे दानों के साथ रस्क परोसे गए। 1930 के दशक में बड़ी होते हुए उसे पहली बार प्यार तब हुआ जब वो लुत्ज पीटर शिफ से मिली, जो उससे थोड़ा बड़ा था। उसने उसे लंबा, हैंडसम और मुस्कुराते समय आंखों में शरारती चमक वाला बताया, जो उसे आकर्षक लगता था। बाद में अपनी डायरी में वह प्यार से याद करती थी जब वे स्कूल से घर साथ लौटते और मासूमियत से हाथ पकड़ते थे। फिर भी परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद तीसरा राइख और हिटलर के अत्याचार दूर नहीं थे, और यह केवल राजनीतिक रूप से नहीं था। उनकी पहुंच 1930 के दशक भर सैन्य और राजनीतिक दोनों रूपों में लगातार फैलती रही, जब तक कि आखिरकार उसने युद्ध के बादलों को भड़का नहीं दिया। पोलैंड पर आक्रमण के बाद नाजी जर्मनी और ब्रिटेन फ्रांस के बीच दुश्मनी शुरू हुई। हॉलैंड ने अपनी तटस्थता की घोषणा की, इस उम्मीद में कि इससे वह युद्ध से बचा रहेगा, जैसा कि 1914 से 1918 के महान युद्ध में हुआ था। हालांकि अंततः ये डच लोगों के हाथ में नहीं था कि वे तटस्थ रहेंगे या नहीं, क्योंकि उनकी तटस्थता पूरी तरह से युद्धरत देशों, खासकर जर्मनी की मर्जी पर निर्भर थी, और वे इस छोटे से देश और आने वाले महीनों को कैसे देखते हैं। हिटलर के लिए हॉलैंड को उसके शक्तिशाली पश्चिमी दुश्मनों के खिलाफ अपने युद्ध प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाने लगा। ये उससे ब्रिटेन के खिलाफ समुद्री युद्ध छेड़ने के लिए तट के 60 ठिकाने उपलब्ध कराएगा और साथ ही साथ फ्रांस में उसकी दाहिनी ओर की पकड़ को मजबूत करेगा। बेल्जियम के रास्ते, जिसने भी अपनी तटस्थता घोषित की थी, जर्मन वेहरमाख्ट को मुख्य फ्रांसीसी रक्षा पंक्ति, यानी बहुत चर्चित लेकिन बुनियादी रूप से दोषपूर्ण मैजिनो लाइन को दरकिनार करने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार 10 मई 1940 को हिटलर की सेना ने तथाकथित निम्न देशों पर हमला किया। इस कदम ने पश्चिमी सहयोगियों को चौंका दिया। ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता के वादों के बावजूद हिटलर को रोकने के उनके प्रयास, बेल्जियम में उनके प्रयास जल्दबाजी में वापसी में बदल गए, जिससे हॉलैंड अकेला पड़ गया। आक्रमण शुरू होने के थोड़े ही समय बाद जर्मन बमवर्षक रॉटरडैम शहर के ऊपर मंडराने लगे और उन्होंने अपनी घातक बमबारी आम नागरिकों पर बरसा दी। ये घटना रॉटरडैम ब्लिट्स के नाम से जानी जाती है। सिर्फ 14 मई को ही 711 लोग मारे गए थे और तबाही इतनी भयानक थी कि एक हफ्ते के भीतर लगभग 85,000 लोग बेघर हो गए, जिससे सड़कों पर शरणार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। डच सैनिकों की आवाजाही बाधित हो गई, जो अब सिर्फ जागात्मक प्रतिरोध ही कर पा रहे थे। ये डच नेतृत्व के लिए बहुत ज्यादा था और 15 मई को डच सैनिकों को अपने हथियार डालने का आदेश दे दिया गया। डच शाही परिवार ब्रिटेन भाग गया और उनमें से कई ने युद्ध की अवधि कनाडा की अपेक्षाकृत सुरक्षा में बिताई। हॉलैंड का पतन इतनी जल्दी हो गया कि वहां के लोगों को सच में ये समझने का समय ही नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या है, और उससे भी ज्यादा जरूरी आगे क्या होने वाला है। ये बात खास तौर पर उन लगभग 1,40,000 यहूदियों के लिए सच थी जो उस समय हॉलैंड में पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 1/6 हिस्सा फ्रैंक परिवार की तरह जर्मनी से भाग कर आया था। वे वही लोग थे जो पश्चिम की ओर उनका पीछा करते आए थे, और अब जब पश्चिमी यूरोप हिटलर की तानाशाही में डूब चुका था, उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वे पहले से ही नाजी अत्याचार की हद जानते थे और उन्हें लगता था कि आगे क्या होने वाला है इसका भी उन्हें ठीक ठाक अंदाजा है, लेकिन सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा भयानक थी। हिटलर ने ऑस्ट्रियाई नाजी आर्टो ज़ेस इनक्वार्ट को कब्जा किए गए डच क्षेत्रों का राइक्स कोमिसार नियुक्त किया। नाजी इच्छाओं को डच जनता पर थोपने में उनकी मदद करने के लिए हांस आल्बिन राउटर थे, जिन्होंने हॉलैंड में डच और जर्मन दोनों कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कमान संभाली।
डच अधिकारियों को कर्तव्यों की अनदेखी से रोकने के लिए अपने अपने जिलों में सभी यहूदी नागरिकों की पहचान करने के लिए जर्मनों ने हर यहूदी नागरिक की पहचान करने पर इनाम दिया। डच यहूदी नेताओं ने उन कानूनों के मामले में सहयोग की नीति अपनाई जो जल्द ही उन पर लागू किए जा रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस चरण में विरोध करने से केवल और कठोर व्यवहार ही होगा। फिर भी कुछ लोगों ने उनके उद्देश्य के लिए समर्थन जुटाया। जब पहले लोगों को एकाग्रता शिविरों में भेजना शुरू किया गया तो फरवरी 1941 में इसके विरोध में एक आम हड़ताल हुई। हड़ताल को बेरहमी से दबाया गया, नेताओं को कम्युनिस्ट कहकर दोषी ठहराया गया और बाद में फांसी दी गई। डच यहूदियों के स्थानांतरण के दौरान एम्स्टर्डम में यहूदी आबादी बढ़ गई, क्योंकि जर्मनों ने उन्हें शिविरों में भेजने की तैयारी के तहत शहर के भीतर रखा। एन फ्रैंक के लिए नाजियों के शासन में सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो गैर यहूदी बच्चों के साथ स्कूल नहीं जा सकती थी। उसके माता पिता के लिए यहूदी होने के कारण ये भेदभाव सिर्फ एक हिस्सा था और स्थिति बिगड़ती गई। 1942 तक ऑट्टो अपने परिवार को हॉलैंड से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी उम्मीद थी कि वे अमेरिका जा सकें, जो उस समय तक तटस्थ था, लेकिन उनके सारे प्लान तब चकनाचूर हो गए जब हिटलर ने दिसंबर 1941 में अपने जापानी सहयोगियों के समर्थन में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तीसरे राइख और वॉशिंगटन के बीच संबंध टूटने से भागने की सारी योजनाओं के रास्ते बंद हो गए, और ये जानते हुए कि आखिरकार उनके परिवार को भी पकड़कर किसी कैंप में भेज दिया जाएगा, ओटो ने फैसला किया कि उनके पास छिपने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए ओटो ने अपने व्यापार के एनेक्स में छिपने की जगह बनाना शुरू किया। जब मार्गो को निर्वासन का आदेश मिला, फ्रैंक परिवार ने अपनी योजनाओं में तेजी लाई और 6 जुलाई को वे उस जगह में चले गए जो उम्मीद थी कि उन्हें शरण देगी। फ्रैंक परिवार को एनेक्स में छिपने के लिए मजबूर होने से 1 महीने से भी कम समय पहले एन को 12 जून 1942 को अपने 13वें जन्मदिन पर एक बहुत खास तोहफा मिला था। ये एक डायरी थी जिसमें वो लिख सके। इस उम्र में एन पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी थी कि वो बड़ी होकर एक लेखक के रूप में करियर बनाना चाहती है। उस समय नाजी कब्जे में यहूदी व्यक्ति के लिए ऐसे करियर की संभावना बेहद कम थी। फिर भी डायरी के जरिए वो अपनी जिंदगी के विवरण दर्ज कर सकती थी, ये जाने बिना कि इसका लोगों की पीढ़ियों पर क्या असर होगा। डायरी में उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए उसकी पहली प्रविष्टि में स्पष्ट घोषणा की गई, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें सब बता पाऊंगी जैसा किसी को नहीं बताया, और तुम मेरे लिए बड़ा सहारा और दिलासा बनोगी। इन शब्दों से उसने अपनी जिंदगी लिखनी शुरू की, सिर्फ एक यहूदी के रूप में नहीं जो नाजियों के आतंक से भाग रही थी, बल्कि अपने अनुभवों के साथ। एन फ्रैंक्स 4 अन्य यहूदियों हरमन और ऑगस्टे वान पेल्स, उनके बेटे पीटर और फ्रिट्ज फेफर के साथ एनेक्स में छुपी थीं। एन के डायरी लिखने का अंदाज दिखाता है कि किताब उसके लिए दोस्त बन गई थी, क्योंकि वह साथियों से कट गई थी। उसने अपनी डायरी पर एक व्यक्तित्व की छाप छोड़ी और इसका नाम किटी रखा, जो उसकी खुद की रचना थी और जुप्टे हूल किताबों के किरदार से प्रेरित थी। ये किताबें सिसी वान मार्क्सफेल्ड ने लिखी थीं, जिन्हें एन ने छुपने से पहले पढ़ना शुरू किया था। एन की डायरी की कई प्रविष्टियां प्रिय किटी से शुरू होती थीं, जिससे उसे लगता था कि वो किसी से बात कर रही है। लेकिन किटी अकेला व्यक्तित्व नहीं था, बल्कि इसके विपरीत ऐसा लगता है कि एन की जीवंत कल्पना ने उसे काल्पनिक दोस्तों का एक समूह दिया था, जिनको वह अपनी डायरी में प्रविष्टियां लिखती थीं। किटी को लिखे गए पत्रों के अलावा डायरी की प्रविष्टियों में जो अन्य नाम केंद्र में रहे, उनमें पॉप, फियन, कॉनी, लू, मरियान और एमी शामिल थे। लेकिन जैसा कि वह एक प्रविष्टि में किटी को स्वीकार करती है, उसे सबसे ज्यादा लिखने में आनंद आता था। एनेक्स में जीवन युवा मन के लिए प्रेरणाहीन था। रूटीन रोज के नियम थे, जिसमें खाना बनाना, सफाई, खाना, सोना और बुनियादी देखभाल शामिल थी। एन के लिए इससे उसकी कल्पना को और भी बल मिला कि एक ऐसी दुनिया हो जहां डर न हो कि अगली बार जब वह बुकशेल्फ जो प्रवेश द्वार को छुपाता था खुलेगा, तो बाहर से मदद करने वाले लोगों का दोस्ताना चेहरा नहीं होगा, बल्कि कुछ और ही होगा।
बल्कि उसकी कल्पना में गेस्टापो अधिकारी की अंधेरी बेरहम आंखें होंगी। उसने किटी के किरदार को विस्तार देकर अक्टूबर 1942 में 14 साल की लड़की और अपनी सबसे अच्छी दोस्त बताया। वो इनेक्स के बाहर की दुनिया में कहानियां गढ़ती थी, जिसे जानती थी कि सच नहीं हो सकती, फिर भी एक पल के लिए उसमें भाग जाती थी। उसके मन में कोई शक नहीं था कि इससे उसे हालातों और भावनाओं से निपटने में मदद मिली। आइनेक्स में वह जगह 8 लोगों के लिए उपयुक्त नहीं थी और बाहर से मिलने वाली सप्लाई भी युद्ध के कारण डच जनता पर पाबंदियों के चलते अक्सर बाधित हो जाती थी। उनके बीच कई बार गुस्सा भड़कता था। वे अपनी झुंझलाहट निकाल रहे थे क्योंकि वे फंसे थे और नहीं जानते थे कि कब वहां से निकल पाएंगे। ये भी मददगार नहीं था कि एन एक मुश्किल उम्र में थी जब वो किशोरावस्था में कदम रख रही थी और उसके साथ महिला शरीर में होने वाले बदलावों से जुड़ी सारी परेशानियां भी थीं। पीटर वैन पेल्स के करीब रहते हुए एन ने उसके साथ रोमांटिक रिश्ता शुरू किया और लुत्स के साथ बिताए मासूम समय को याद करने लगी। एन ने डायरी इतनी भरी कि बाद में उसे नोटबुक्स और रद्दी कागज इस्तेमाल करने पड़े। दुर्भाग्य से 1943 की उसकी कई लिखी बातें समय के साथ खो गईं और अब केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि तब क्या हुआ था। उस साल के दिसंबर से उसने जो प्रविष्टियां लिखीं, वे उसकी लिखावट में बाद में एक नया जोड़ थीं। उसके समय में एनेक्स में छुपकर उसने अपने अनुभवों से प्रेरित एक उपन्यास शुरू किया, जिसमें किरदार आसपास के लोगों पर आधारित थे। उस समय भी उसे पता था कि उसके पास एक कहानी है जिसे उसे सुनाना है, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कर सके और उन्हें चेतावनी भी दे सके। ऐसा लगता है कि उसने एनेक्स के सबसे अंधेरे समय में भी लिखने की इच्छा नहीं खोई। जैसा कि उसने लिखा, उद्धरण है, मुझे पता है मैं क्या चाहती हूँ, मेरा एक लक्ष्य है, मेरी एक राय है, मेरा एक धर्म है और प्यार है। उसने लिखा, जो हो गया बदला नहीं जा सकता, लेकिन कोई फिर ऐसा होने से रोक सकता है। उद्धरण समाप्त। 1 अगस्त 1944 को एन ने किटी को लिखने का फैसला किया ताकि वो अपने आसपास के लोगों से लगातार उलझने की शिकायत कर सके। उसे लगता था कि उसे समूह की शरारती बच्ची माना जाता है। वह अपनी मां से अक्सर बहस करती थी, जैसा अक्सर किशोर लड़कियां करती हैं। वो अक्सर फ्रिट्ज फेफर से डेस्क इस्तेमाल पर बहस करती थी, जिससे उसने उपन्यास में उनका नाम अवल डुसेल रखा, जो जर्मन में इडियट के लिए इस्तेमाल होता है। उसने अपनी डायरी की प्रविष्टि को निम्नलिखित शब्दों के साथ समाप्त किया, उद्धरण, मेरा विश्वास करो, मैं सुनना चाहती हूं, लेकिन यह काम नहीं करता, क्योंकि अगर मैं शांत और गंभीर रहती हूं तो हर कोई सोचता है कि मैं कोई नया नाटक कर रही हूं और मुझे खुद को एक मजाक से बचाना पड़ता है। मैं अपनी फैमिली की बात भी नहीं कर रहा, जो मानती है कि मैं बीमार हूं। मुझे एस्प्रिन और सेडेटिव से भर देते हैं, मेरी गर्दन और माथा छूकर देखते हैं कि मुझे बुखार तो नहीं है, मेरी पेट की हालत के बारे में पूछते हैं और मेरे मूड खराब होने पर मुझे डांटते हैं, जब तक कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि जब सब मेरे ऊपर मंडराने लगते हैं तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं और फिर उदास, और आखिर में अपना दिल पूरी तरह बाहर निकाल देता हूं। बुरी चीजें बाहर और अच्छी चीजें अंदर रहती हैं, और मैं लगातार कोशिश करता हूं कि मैं वैसा बन सकूं जैसा मैं बनना चाहता हूं और जैसा मैं बन सकता हूं। काश अगर इस दुनिया में और कोई लोग ना होते। आपकी एन एम फ्रैंक। उद्धरण समाप्त। ये एन द्वारा लिखे गए आखिरी ज्ञात शब्द थे। 3 दिन बाद, 2 सालों के बाद, वो दिन आखिरकार आ ही गया जिसका सभी को डर था।